नमस्कार दोस्तों। आपने ये बात तो कभी सोचा होगा बचपन में कि सरकार बहुत सारे काम करती है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया नहीं होगा कि सरकार क्या करती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा सरकार का मतलब क्या है। तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है। संसद है, राज्य की विधानसभाएं हैं, सरकार में भी आप जाके देखेंगे कार्यपालिका में तो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री कोई है, कोई मंत्री है। इस तरह से जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं आपको पता चलता है कि एक्चुअल में काम करने वाले लोग हैं कौन। ऐसे ही यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है इकोनॉमी से तो बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको लगेगा कि ये बैंकिंग सेक्टर का सरकार की बातों से क्या लेना देना है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें मोटे तौर पे ये लगता है कि हाँ आरबीआई बहुत सारी चीज़ें करती है। जब और अंदर आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आरबीआई में ये सब नीतियाँ लागू करने वाले लोग हैं कौन। ये कौन सी संस्था है जो इस तरह की नीतियाँ, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब चीज़ों पर विचार करती है। उसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। इस समिति को बनाया गया है इस बात के लिए, जो भी मौद्रिक नीति आरबीआई तैयार करती है। देखने में लगता है आरबीआई, अब आरबीआई के अंदर कौन काम कर रहा है ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अंदर से पता चलेगा कि मौद्रिक नीति समिति मोटे तौर पे इन सभी पे अपना विचार विमर्श करके नीतियाँ तैयार करती है और आगे जो है जो भी प्रक्रिया है तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऐसे ही लिख दिया गया था जब नोट बनाया गया था कि इनको जो है राजीव रंजन को सदस्य बनाया गया था, तो ये न्यूज़ में आया था। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रश्न यहाँ से आएगा। पहले मोटे तौर पे देखिए कि ये क्या करती है समिति, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या है देख लीजिए एक बार। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये जितनी भी रेट्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, ये सब, इन उपकरणों का उपयोग करके मौद्रिक नीति तैयार करना। एक्चुअल में मौद्रिक नीति यही तैयार करती है। लेकिन अगर आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति लागू करता है, तैयार करता है, तो वो भी सही है, क्योंकि ये जो संस्था है, ये समिति है, आरबीआई के अंदर ही है। ठीक है ना। तो ये मौद्रिक नीति तैयार करती है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि अभी मैंने कुछ नाम लिए, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे काम करती हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। फिलहाल इतना जानिए कि जो मौद्रिक नीति समिति है वो इन सब के तहत नीतियाँ बनाती है। ठीक है, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करना है, मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो उसे कैसे ठीक करना है, मंदी आ रही है तो उसे कैसे ठीक करना है, इसके बारे में नीति बनाना। ओके, आगे देखिए, अभी लाइनें मैं पढ़ता जाऊंगा तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इसका गठन भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1934 में संशोधित आरबीआई अधिनियम की धारा 45Z(B) के तहत किया गया था। अब ये जो है एक फैक्चुअल लाइन बन सकती है आपके क्वेश्चन में, तो इसे आप याद कर लीजिए। यही एक टफ तथ्य है, बाकी चीज़ें सिंपल हैं। अब इसके काम के बारे में, वैसे तो ऊपर वाली लाइन भी काम के बारे में बता रही थी, यहाँ देखिए ज़रा। मौद्रिक नीति समिति को ये क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और LAF, इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, सहित विभिन्न नीतिगत दरों को तय करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये रेट कितना % रहेगा। इसे तय करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, मौद्रिक नीति समिति को। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो रेट्स हैं इनको, ये क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं, इनके बारे में मैं आराम से बताऊंगा। अभी आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि मौद्रिक नीति समिति का काम क्या है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से आए थे, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। मौद्रिक नीति समिति की संरचना से जब क्वेश्चन पूछा गया था तो यूपीएससी ने कहा कि इसमें 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य नहीं होते, 6 होते हैं, सामने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जब भी आप कोई संस्था पढ़ें, कोई समिति पढ़ें, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे उनको नियुक्त किया जाता है और कैसे हटाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस समिति में 6 व्यक्ति हैं, 6 लोग बैठे हैं जो नीतियाँ बनाएंगे आरबीआई की। ठीक, और 6 सदस्यों में से भी देख लीजिए, 3 जो हैं उनको सरकार मनोनीत करेगी। सरकार अपनी ओर से 3 लोगों को भेजती है, 3 लोग आरबीआई की ओर से होते हैं। ठीक है, और इस समिति में किसी भी सरकारी अधिकारी को मनोनीत नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने तरह से बन सकता है, एक तो यही हो गया कि 6 का 5 कर दिया जाए या 12 कर दिया जाए, जैसा कि यूपीएससी ने कर दिया था। इसको आगे पीछे करके दिया जा सकता है, या सीधे सीधे यही लाइन दी जा सकती है कि 6 सदस्य होते हैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये भी पहाड़ है कि 6 होते भी हैं कि नहीं। एक दूसरी बात कि
कि इनमें कितने ऐसे सदस्य हैं जो सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सरकार भेजती है, 3 होते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या इस समिति में किसी सरकारी अधिकारी को, किसी आईएएस अधिकारी को शामिल किया जा सकता है? साफ साफ लिखा गया है कि नहीं है। हालांकि आप ऐसे सुनते होंगे कि ये जो है आईएएस अधिकारी थे, सचिव थे और इनको नियुक्त किया गया। देखिए, आईएएस अधिकारी जब रिटायर हो जाते हैं या फिर ऐसे कुछ बहुत सारी नीतियां हैं, उसके बाद वो चाहे तो सरकार उनको काम पर रख सकती है। ऐसे कई ऐसे आप देखेंगे कि आयोग के अध्यक्ष कोई बना दिए जाते हैं, पहले अधिकारी थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो नियम है उनको ध्यान में रखें कि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिकारी को, किसी सरकारी अधिकारी को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समिति के अन्य 3 सदस्य आरबीआई से शामिल किए जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, आरबीआई में 3 सरकार ने लिए, 3 आरबीआई की ओर से आएंगे। आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। समझ रहे हैं, जो समिति बनी है उस समिति के अध्यक्ष, हम मतलब हमेशा ऑलरेडी ऐसा है कि पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। पूछा जा सकता है कि जो है समिति में से किसी को चुना जाता है अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसको घुमा फिरा के लिखा जा सकता है। आगे देखिए, अगली बात, मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इस समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, और साथ ही केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक भी इस समिति के सदस्य के रूप में काम करेंगे। देख रहे हैं, डिप्टी गवर्नर, निदेशक, ये भी उसमें शामिल हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए सदस्यों का कार्यकाल कैसा होता है, चयन कैसे होता है, इसको समझना जरूरी है। चयन की बात करेंगे तो मौद्रिक नीति समिति के लिए सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों का चयन कौन करता है? कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रखा जा सकता है कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, तो यहाँ देख लीजिए, कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में रिजर्व बैंक के गवर्नर और आर्थिक मामलों के सचिव तथा अर्थव्यवस्था या बैंकिंग के संबंधित जो है कोई एक विशेषज्ञ है। ठीक है, इनके द्वारा एक समिति बनाई जाएगी। खोज सह चयन समिति का मतलब होता है कि यही लोग नाम सेलेक्ट करेंगे, उनमें मतलब कुछ लोगों को मनोनीत करेंगे कि अच्छा आओ जाओ, इन पर विचार करेंगे 3 लोगों में से, इनमें से किसी एक को निकालना हो, तो ऐसे उसको कहते हैं खोज सह चयन समिति। तो इनसे मिलकर एक समिति बनेगी। कौन कौन है? कैबिनेट सचिव, उसके बाद से गवर्नर भी हैं, आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं, और एक व्यक्ति जो है वो विशेषज्ञ है, अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी है, वित्त के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में। तो ये चयन करेंगे, ठीक है, उन सदस्यों का। इसके बाद कार्यकाल की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखेंगे, 4 साल के लिए वो नियुक्त होते हैं। ये 4 साल का 5 साल किया जा सकता है, 3, 2 किया जा सकता है, 1 साल किया जा सकता है, 4 साल याद रखिएगा। ठीक, और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। इसका मतलब यह है कि एक बार कोई व्यक्ति मौद्रिक नीति समिति में गया, सदस्य बना, रिटायर हुआ, उसके बाद दोबारा उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। और इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी ने अलग अलग जगहों पे कई बार पूछे हैं। जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयोग का, तो क्या निर्वाचन आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं? क्या यूपीएससी के सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं? ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समिति की निर्णय प्रक्रिया। अब समिति नियम बना रही है, मौद्रिक नीति बना रही है, तो निर्णय कैसे लिए जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, मौद्रिक नीति समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। ठीक है, बहुमत के आधार पर समिति के प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा, 1 मत दिया जाएगा एक सदस्य के द्वारा। अब देखिए, आरबीआई गवर्नर की भूमिका इसमें क्या होती है? आरबीआई गवर्नर समिति की अध्यक्षता करते हैं, अभी अभी हमने देखा। हालांकि गवर्नर के पास समिति के अन्य सदस्यों को खारिज करने के लिए वीटो शक्ति नहीं होगी। समझ रहे हैं? इसके अलावा किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उनका मत निर्णायक होगा। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वोटिंग चल रही है। मान लीजिए समिति में किसी मुद्दे पे वोट करने की ज़रूरत पड़ गई, या फिर ऐसी कोई बात है, तो अगर बराबर मत हो गया तो उस समय ये निर्णायक मत देंगे, यानी जिसके पक्ष में आरबीआई के अध्यक्ष जो है, गवर्नर जो हैं, वो मत देंगे, वो बात मानी जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि किसी सदस्य को खारिज करने के लिए, किसी सदस्य के वोट को खारिज करने के लिए इनके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है कि किसी को कह दें कि भाई तुम इधर क्यों वोट दे रहे हो, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुमको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अच्छा, आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, बस एक तरह का इंट्रोडक्शन है, इसके लिए हम विस्तार से पढ़ेंगे अलग। ठीक है ना, मौद्रिक नीति का
जो शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक की उस नीति से है जिसके तहत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को प्राप्त करने और मुद्रास्फीति दर को कम करने के उद्देश्य से। देखिए, दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जीडीपी पे और इन्फ्लेशन पे, ठीक है, मुद्रास्फीति पे। कम करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा अपने नियंत्रण में आने वाली मौद्रिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई को मौद्रिक नीति बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, ये इस नोट का एक हिस्सा है, आगे हम देखेंगे। इसकी वीडियो जो है पिछले सीरीज़ में फुल वीडियो जो आई थी ना, उसमें शायद है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इस अभी की वीडियो में फ़िलहाल मौद्रिक नीति समिति के बारे में हमने जाना है। कुछ चीज़ें मैं अभी से आपको बता देता हूँ, अगर आप पढ़ रहे होंगे इकोनॉमी तो जाकर एक बार देख लीजिएगा, ताकि जब इसकी वीडियो आए तो आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कितने प्रकार की रेट्स होती हैं, आरबीआई कैसे मौद्रिक नीति को लागू करती है, ठीक है, और मात्रात्मक उपकरण हैं, गुणात्मक उपकरण हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसकी नोट भी आपको मिलेगी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।